हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। चलिए हम लोग अपनी क्लास का डिस्कशन करते हैं। आज हमारी जो 50 सीरीज की क्लास थी उसकी 13 नंबर क्लास होने जा रही है। 12 क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। और जो है हमारी जो हम कह रहे थे कि ब्रांच वाइज प्रैक्टिस करा देंगे, सारी प्रैक्टिस क्या और रिवीजन समझ लीजिए, तो उसकी भी हमने क्वेश्चन बना लिए हैं। बस पीडीएफ बना करके हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो जो है एक एक हफ्ते करके हम उसमें पूरे टॉपिक का जो है रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पोषण विज्ञान में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या महत्व है। तो हमारे ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, बी है शर्करा नियंत्रण, सी है हड्डियों को मजबूती देना, डी है वसा जलाना, है ना। तो देखिए इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शर्करा नियंत्रण, है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हम शर्करा नियंत्रण को देखते हैं ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई एक जो है क्या है, यह माप है जो कि यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में रक्त में जो है शर्करा को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। हम जो खाते हैं वो जो भी मतलब हम खा रहे हैं वो अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो हमारे खाद्य पदार्थ में शर्करा कितनी देते हैं। कम जीआई वाले खाद्य पदार्थ धीमी गति से पचते हैं जिससे शर्करा नियंत्रण बेहतर होता है। यह मधुमेह रोगियों को जो है क्या करना है, वजन कम करने और जो के लिए प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हमको जी अगर जो भी मतलब कह सकते हैं जिनको भी मधुमेह की समस्या है वो कम जीआई वैल्यू वाले जो है हमारे जो भी आहार हैं या जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन हमको करना चाहिए। देखिए इससे दो प्रश्न बन सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे तो आ रहा है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का महत्व क्या है, ये आपने समझा। और अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि मधुमेह के रोगियों को कैसा आहार, है ना, मधुमेह के रोगियों को कैसा आहार हमें देना चाहिए, तो उसमें अगर आ जाए कि जीआई वैल्यू कम, है ना, कि जो है अधिक, तो इस तरह से हमको पता भी चल गया कि जो जीआई वैल्यू कम वाले खाद्य पदार्थ हैं या आहार हैं वो हमें मधुमेह के रोगियों को देना चाहिए। इस तरह से भी क्लियर हो जा रहा है। और बाकी आप देख ही रहे हैं हड्डियों की मजबूती किसके लिए होती है, तो वो फिर किससे आती है, वो आती है आपकी विटामिन डी से। ऊर्जा प्रदान करना आप जानते हैं कि हमको जो है ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो है ये सारी चीजें हैं। फिर देखिए चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रंगों का मनोविज्ञान गृह सज्जा में कैसे उपयोगी है ना। जो रंगों का मनोविज्ञान है तो गृह सज्जा में कैसे उपयोगी है, चलिए आइए इसको समझते हैं। ऑप्शन हमारे हैं आरामदायक वातावरण बनाना, बी है बच्चों की एकाग्र शक्ति बढ़ाना, सी है मनोवैज्ञानिक शांति प्रदान करना, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। क्योंकि देखिए आरामदायक, भाई अगर रंगों को मनोवैज्ञानिक ढंग से हम प्रयोग करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। जो है अब आरामदायक वातावरण अगर बनाना है, बहुत ज्यादा चटकीले वैसे रंग हैं तो मन में जो है कहीं ना कहीं अशांति आ जाती है। और बाकी मनोवैज्ञानिक शांति प्रदान करना है, जब हम आराम करें तो हल्का नीला, उस तरह के जो रंग है हल्के रंग वो शांति प्रदान करते हैं। बच्चों कमरे में नीला आसमानी इस तरह कलर पुतवाने से जो है बच्चों की भी एकाग्रता बढ़ती है। ये सारी चीजें हैं, तो रंगों का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए जैसे देख लेते हैं, रंग मनोविज्ञान व्यक्ति की भावनाओं और मूड को प्रभावित करता है। नीला रंग शांति देता है, हरा संतुलन और लाल रंग ऊर्जा बढ़ाता है। गृह सज्जा में रंगों का उपयोग जो परिवार की जरूरतों के अनुसार ही हमको करना चाहिए। बाकी तो आप जानते ही हैं कि मुंसिल ने और प्रांग ने अपने अपने रंगों को जो है उनका वर्गीकरण उन्होंने किया है। प्राथमिक रंग आप जानते ही हैं कि लाल और जो है पीला और जो है नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग हैं, इतना आप जानते ही हैं। और विबग्योर भी आपने पढ़ा है, ये इंद्रधनुष के रंग होते हैं। और जो द्वितीय प्राथमिक रंग है लाल पीला नीला, और जो द्वितीय रंग होते हैं वो प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनते हैं। जैसे लाल और पीला मिला दिया तो क्या बन गया, नारंगी बन गया, तो एक नारंगी हो गया। पीला और नीला बना दिया और लाल और नीला बना दिया तो हरा बन गया। इस तरह से जो है पीला नीला मिलाने से बैंगनी बन गया, तो ये हमारे द्वितीयक रंग है। इस तरह से हम रंग का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बस सिर्फ हमारा जो है इन प्रश्नों को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम आपको टॉपिक बता रहे हैं। हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि इतना तो आप करें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है या आप परीक्षा में जो है अगर आगे पहुंचना है तो कितना इतना करना होगा। हम कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किसी तरह करिए। सिर्फ हमें नहीं कह रहे कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा। हमने पहले ही बता दिया आपको कि हमने एनालाइज कर लिया है। एनालिसिस करने के बाद ही हम अपनी पीडीएफ बनाते हैं कि
जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके इर्द गिर्द के प्रश्नों को ही हम उठाते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं वही, इतना ही आप टारगेट बनाए कि इसके अलावा मैंने कहता है कि सिर्फ इतना ही पढ़ के आप सफल हो जाएंगे, आपको इससे कई गुना ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन इतना हम कह रहे हैं कि इतना आप डेली का एक बना ही लीजिए कि जो हम 30 प्रश्न पढ़ाते हैं उन 30 टॉपिकों के जो है प्रश्न आप कहीं नोट कर लीजिए, या टॉपिक की तरह एक एक शब्दों में, जैसे फूड सेफ्टी लिख लिया ब्रैकेट में, अभी रंग था तो रंग लिख लिया, तो उतना जरूर, क्योंकि हम इतना समझ सकते हैं कि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं 2022 में फॉर्म पड़ा था तब से अब तक का बहुत लंबा समय बीत गया है। अभी देखिए आयोग जो है सूचना आ रही है कि 2016 में जो है जो कला वर्ग, कला की कुछ सीटें थी, 8 लोगों का चयन हुआ है। तो इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया, भाई 2016 से 24 पहुंच गए, तो इतना लंबा सफर तय करना आसान नहीं है, लेकिन यही था कि धैर्य रखें तो सफलता मिल गई। तो इतना करना है कि जैसे हम जो प्रश्न है, ये फूड सेफ्टी हो गया, हमने अभी बता दिया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, फिर रंग हो गया, तो सिर्फ मेरा इतना कहना है कि मेरे जो 30 टॉपिक है आप उनको अपनी नोट्स उठाइए, एक पन्ना लेकर आप बैठा करिए, 300 टॉपिक या 300 प्रश्नों को शॉर्ट मतलब अपनी लैंग्वेज में आप उनको लिख लीजिए। फिर उसके बाद बस 1-1.5 घंटा में जो है आप उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी, आपके पास नोट्स होंगे, शॉर्ट्स नोट्स होंगे या बुक्स होंगी, कहीं भी होगा आपके पास थ्योरी लिखी होगी, तो आप उनको बस पहुंचिए और उन टॉपिक्स का रिवीजन करिए। सिर्फ आपको इतना करना है और 50 दिन तक की आप हमें समय दीजिए। हमारी ये 13वीं क्लास है ना, 13 नंबर क्लास है। इसके बाद आप देखिएगा कि मतलब एक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करें, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इतना ज़रूर करिए। इसके अलावा आप जितना कर सकते हैं, जितना प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं, जितना मार्क्स कर, जितना प्रैक्टिस, जितना रिवीजन कर सकते हैं वो करिए, लेकिन इतना ज़रूर करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबके साथ, है ना। तो देख लेते हैं जरा अगला प्रश्न, फूड सेफ्टी में हैकअप का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, खाद्य पोषण बढ़ाना, रोज जो है रोग जनकों का नियंत्रण, सी है खाद्य उत्पादक लागत कम करना, डी है भोजन का स्वाद बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, रोग जनकों का नियंत्रण, है ना। जैसे कि हैकअप का मतलब है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि ये एक प्राणी है हैकअप जो भोजन के उत्पादन और वितरण में रोग जनकों और दूषित पदार्थों को नियंत्रित करती है। फिर देखिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। बैलेंस डाइट का जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, विटामिन, प्रोटीन, सी है सभी पोषक तत्व, तो डी है कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सी, सभी पोषक तत्व। तो भाई कोई भी चीज़ है, अगर हम बैलेंस डाइट करें तो सिर्फ अगर हम विटामिन ले रहे हैं वो भी नहीं सही होगा, अगर प्रोटीन ले रहे हैं तब भी हमारे लिए जैसे, और अगर ओनली कार्बोहाइड्रेट्स ही हम ले रहे हैं तब भी दिक्कत है। तो अगर हमें संतुलित आहार लेना है तो अपनी डाइट्स में हमें क्या करना है, इन जो जितने भी ये पोषक तत्व हैं इन सबको हमको शामिल करना होगा, है ना। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होने चाहिए। विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स यह शरीर को समग्र कार्य क्षमता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। भाई विटामिन हो गए, ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। खनिज हमारे बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है लेकिन बहुत आवश्यक है। प्रोटीन टूट फूट मरम्मत कोशिका निर्माण के लिए आवश्यक है। वसा जो है और कार्बोहाइड्रेट्स ये सब क्या करती हैं, हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सी समस्या होती है। ऑप्शन हमारे हैं थायराइड, एनीमिया, हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एनीमिया, है ना। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होती है। B12 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया जो है होती है। विटामिन B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं बड़ी और कम प्रभावी होती हैं। यह विटामिन मांस, मछली और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर का मुख्य कार्य क्या है। देख लेते हैं अपने ऑप्शन हम, ऊर्जा प्रदान करना, बी है पाचन में सहायक, सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, डी है कोशिका निर्माण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पाचन में सहायता करना। फाइबर जो है हमारे पाचन में सहायता करते हैं। ये कोई हमको ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं लेकिन हमारे पाचन में सहायता करते हैं। फाइबर भोजन में जो है पाचन में सहायता करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को रोकता है। यह आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और शर्करा के जो है
स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क ट्रायंगल की माप कितनी होती है, कितनी दूरी की होती है। ये देखिए अभी अगली वीडियो में हमने बताया था आपको कि वर्क ट्रायंगल क्या है। तो ये यहाँ पर जैसे अब आपकी टाल हो गई और यहाँ पर ये आपकी सिंक हो गया, यहाँ पर आपकी फ्रिज हो गई। ये तो ये वर्क ट्रायंगल हमने आपको बताया था कि किचन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इसमें देख लीजिए पूछा गया है प्रश्न में कि दूरी कितनी है। तो ऑप्शन हमारे हैं 3 से 6 मीटर, फिर है 1 से 2 मीटर, फिर है 8 से 10 मीटर, डी है 2 से 4 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 से 4 मीटर है ना। 2 से 4 मीटर ये उपयुक्त दूरी है। इसमें क्या होता है, कार्य कुशलता और समय का बचत होती है, बहुत ज़्यादा या कम दूरी की प्रभावित होती है। सॉरी, गले में इतनी ज़्यादा इसमें समस्या है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से बोले, इतनी आवाज़ ख़राब लग रही है और बीच बीच में खांसी भी आ रही है, बहुत समस्या है। इसीलिए आपकी भी जो वाली क्लास थी इसीलिए उसको भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं हम। फिर देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से कौन सा खाद्य तत्व नष्ट होता है। ऑप्शन हमारे हैं विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, वसा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी कहता है डिहाइड्रेशन के दौरान गर्मी के कारण विटामिन सी जैसे पोषक तत्व तो नष्ट हो सकते हैं। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है और उच्च तापमान पर संवेदनशील होता है। देखिए उच्च तापमान पर कहते हैं विटामिन सी क्या होता है, ताप के जो है संपर्क में आने से तुरंत नष्ट हो जाता है। और बाकी जानते हैं आप बी और सी, ये क्या, ये विटामिन क्या है, तो ये विटामिन वसा में घुलनशील, सॉरी जल में घुलनशील है, इतना आप लोग जानते रहिए। और बाकी जितने बच्चे ए, डी, ई और के, ये क्या है, तो ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में आरोही क्रमिक विकास का क्या अर्थ है। ऑप्शन अपने देख लेते हैं, मानसिक क्षमता में वृद्धि, सरल से जटिल कार्यों का विकास, फिर है खेल में रुचि का बढ़ना, फिर है डी ऑप्शन शारीरिक विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सरल से जटिल कार्यों का विकास है ना। आरोही क्रम जो है ये विकास का अर्थ सरल कार्यों से जटिल कार्यों तक विकास है, जैसे क्रॉलिंग से चलना और फिर दौड़ना। यह बच्चों के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास का एक हिस्सा है। फिर देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन हमारे हैं मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, फाइबर, शर्करा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड है ना। ये जो है मोनोसेकेराइड हमारी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज शरीर में जल्दी प्रदान करता है और यह करंट एनर्जी हमको देता है, रक्त में अवशोषित हो जाता है और शारीरिक गतिविधि के लिए ईंधन का कार्य भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जलवायु चक्र का गृह प्रबंधन से क्या महत्व है। ऑप्शन है पानी की बचत, जल प्रदूषण कम करना, सी है ऊर्जा बचाना, और फिर हमारा डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है ना। जलवायु चक्र से पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। गृह प्रबंधन में यह पानी के कुशल उपयोग और बचत की दिशा में जागरूकता को बढ़ाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल बॉइलिंग खाना पकाने की कौन सी विधि है। इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भाप से पकाना, बी है धीरे धीरे उबालना, सी है तेल में तलना, डी है दबाव में पकाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाप में पकाना। इसे ही डबल बॉइलिंग विधि कहते हैं। डबल बॉइलिंग में भाप का उपयोग किया जाता है जिससे खाना धीरे धीरे पकता है। यह तकनीक डेलिकेट व्यंजनों और को जो है पोषण बना रखने के लिए प्रयुक्त होती है। इतना जानते रहिएगा आप लोग। फिर चलिए और ये जो ऑप्शन है इनके भी इर्द गिर्द की चीजों को आप लोग देखते और समझते चलिएगा। इस तरह से आपका रिवीजन और इस वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सोचिएगा डेली 30 टॉपिक को रिवीजन करेंगे तो आपका कितना ज्यादा तैयार हो जाएगा। और सिर्फ आपको बस इतना इसमें करना है कि आपको रिवीजन ही करना है, बाकी सब लोगों ने इतने समय में पढ़ लिया होगा। फिर देखिए किचन वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑप्शन देख लेते हैं, खाद्य बनाना, बी है जलाना, सी है जमीन में गाड़ना, डी है लैंडफिल में डालना है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए खाद बनाना। भाई हम जो है किचन में जो वेस्ट है हमारे सब छिलके हो गए, हरी सब्जियों के छिलके, आलू प्याज वगैरह इन सब के जो छिलके हैं और भी अन्य चीजें हैं, उनको हम जब अच्छे से मैनेजमेंट इनका करेंगे तो हम क्या करेंगे, भाई जलाने पर भी कोई उसका हम ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब हम उसको खाद बना लेंगे तो अच्छा उपयोग हो जाएगा है ना। किचन वेस्ट से खाद बनाना पर्यावरण के अनुकूल और उपयोगी तरीका है। यह कचरे को कम करता है और पौधों के लिए पोषण भी प्रदान करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाल पोषण में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हमारी बीमारी हो जाती है, ऑप्शन बी होगा एनीमिया, है ना। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और कमजोरी और थकान भी लगती है। माइक्रो ओवन किस प्रकार की ऊर्जा आधारित है, ए है रेडियो तरंगे, प्रकाश जो है इंफ्रारेड तरंगे और चुंबकीय तरंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, है ना। माइक्रोवेव ओवन रेडियो तरंगों का उपयोग करके भोजन गर्म करता है। यह पानी के अणुओं को कंपन में लाकर गर्मी उत्पन्न करता है। फिर देखिए राइबोफ्लेविन किस प्रकार के विटामिन का हिस्सा है, विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी कम्प्लेक्स, है ना। राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B12 कहा जाता है, बी कम्प्लेक्स का हिस्सा है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और ना उत्पादन और त्वचा, आंखों, नर्वस सिस्टम के जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसी कमी से क्या होता है, इसी कमी से एरिबोनोफ्लोविनोसिस जो है हो सकता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग की आदतें किस प्रकार के बजट को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन है पारिवारिक बजट, वार्षिक बजट, मासिक बजट, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी, है ना। उपभोग की आदतें हर प्रकार के बजट को प्रभावित करती हैं। गैर आवश्यक वस्तुओं पर खर्च बढ़ाने से बचत का प्रभाव पड़ता है बचत पर। गृह विज्ञान इन आदतों का विश्लेषण बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन में मदद करता है। फिर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान क्या है, देख लेते हैं हम। ऑप्शन है गृह सज्जा, बाल विकास, आधुनिक नर्सिंग की नींव, फूड मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक नर्सिंग की नींव। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सैनिटेशन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कार्य किया है और उनकी अवधारणाएं आज भी नर्सिंग और स्वास्थ्य में लागू होती हैं। फिर है कार्बन फुटप्रिंट कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाना, ऊर्जा बचत करना, जल संसाधन का दोहन, कोयले का अधिक उपयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा बचत करना, है ना। कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ऊर्जा बचत, नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग और कचरे को कम करना आवश्यक है। यह पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने का आधार होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार कौशल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है ना। इसको देख लेते हैं हम। ए है स्पष्टता, बी है जोरदार आवाज, सी है औपचारिक भाषा और फिर हमारा क्या है नेक्स्ट ऑप्शन है लिखित संचार। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन है हमारा स्पष्टता। संचार कौशल में स्पष्टता मुख्य तत्व विचारों और सूचनाओं को स्पष्ट और सरल तरीके से व्यक्त करना प्रभावी संवाद के लिए महत्वपूर्ण है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टो वेजिटेरियन आहार में कौन सा शामिल होता है, देख लेते हैं। ऑप्शन है अंडा, मांस, दूध और उसके उत्पाद, डी है मछली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध और उसके उत्पाद। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसकी भी व्याख्या हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। लैक्टो वेजिटेरियन आहार में केवल शाकाहारी भोजन और दूध व उसके उत्पाद शामिल होते हैं। इसमें अंडा, मांस और मछली का जो है नहीं होता है, क्योंकि जो है इसमें धार्मिक मान्यता के आधार पर इसको चुना जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरामिक्स के उपयोग में सबसे अधिक टिकाऊ कौन है। ऑप्शन हमारे हैं रसोई के उपकरण, बी है सजावट की वस्तुएं, सी है इमारत की टाइलें, डी है कटलरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इमारत की टाइलें, है ना। ये आंसर हमारा हो जाएगा। सिरामिक्स के उपयोग में सबसे अधिक टिकाऊ यही चीजें हैं। इसको देख लेते हैं जरा सा हम। सिरामिक्स से बनी इमारत की टाइलें टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। ये जलरोधक, मजबूत और सौंदर्यपूर्ण होती हैं। गृह विज्ञान में जो है का उपयोग गृह निर्माण और सज्जा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, लिपिड्स का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारे ऑप्शन है ऊर्जा का भंडारण, कोशिका संरचना, हार्मोन निर्माण, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। लिपिड्स ऊर्जा का भंडारण, कोशिका झिल्ली की संरचना के हार्मोन निर्माण में मदद करते हैं और यह शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान में संवेग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए हमारा विचार, बी है भावना, सी है क्रिया, डी है प्रेरणा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी भावना, है ना। मनोविज्ञान में जो है संवेग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भावना, है ना। ये जो है संवेग का अर्थ हो जाएगा। संवेग का अर्थ भावनात्मक अनुभव है, जैसे खुशी, दुख, क्रोध आदि व्यक्ति है ना के मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया को
प्रभावित करती है ना। संवेग मैकडूगल ने बताए हैं, आप ये भी जान लीजिएगा है ना, कि जो है क्या क्या है, मैकडूगल ने क्या बताया है, तो आपको ये इन्होंने 14 संवेग बताए हैं। कुछ होते हैं जो मूल होते हैं और कुछ होते हैं जो अर्जित संवेग हमारे होते हैं, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैकडूगल ने संवेगों का वर्णन किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गृह प्रबंधन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान, बी है प्रौद्योगिकी, सी है मनोविज्ञान, डी है चिकित्सा। देखिए सबसे पहले आधुनिक गृह प्रबंधन, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी है ना। मनोविज्ञान का, चिकित्सा का, सामाजिक विज्ञान का से संबंध तो हो सकता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर यहाँ प्रौद्योगिकी हो जाएगा। आधुनिक गृह प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक योगदान है। स्मार्ट होम डिवाइस, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण, ऑटोमेशन घर के काम को आसान बनाते हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने के लिए हार्ड वाटर में कौन सा यौगिक समस्या उत्पन्न करता है? अब देखिए ऑप्शन को यहाँ पर समझने की देर, हार्ड वाटर का मतलब कठोर जल आपका हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा है ना। कठोर जल तो पूछा जा रहा है, तो इसमें ऐसा मतलब कि जल में, अब देखिए इस तरह से चाहे पूछ ले जाए हार्ड वाटर में कौन सा यौगिक समस्या उत्पन्न करता है, और या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो है आपका जो कठोर जल है, कठोर जल में कौन सी जो है अशुद्धियां घुली हुई हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, ए आयोडीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है तत्व क्या होते हैं, इसके जो ये क्या करते हैं, ये जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है घुले रहते हैं तत्व, इसीलिए जो है जल हमारा कठोर हो जाता है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो साबुन के साथ प्रक्रिया कर स्कम बनाते हैं, इससे प्रभावी नहीं हो पाता, और ये झाग कम बनाते हैं तो कपड़े साफ नहीं होते हैं। फिर है मांसपेशियों में संकुचन में किसकी आयन की भूमिका होती है, किस आयन की भूमिका होती है? तो देख ही लेते हैं, मांसपेशियों के संकुचन में किस आयन की भूमिका होती है? तो ऑप्शन हमारे हैं सॉरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैल्शियम है ना। ये क्या करता है? कैल्शियम आयन मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आयन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। देखिए जो हमारे खनिज तत्व हैं, इनको आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही कम मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दो होते हैं, तो हर चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बस इतना है कि इनकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फर्क समझ रखिए। तो क्वांटिटी इनकी बहुत हमको कम आवश्यक है, जैसे आयोडीन हो गया, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यक बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे मिनरल्स, इनको आप ध्यान में रख करके चलिए है ना। चलिए फिर देख लेते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न जो है हमें लग रहा है बार बार जो हम टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें से आ रहा है ना। ऑप्शन है मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष रोकने के लिए, हार्मोन नियंत्रण के लिए। ठीक ही, जितना ही पढ़ रहे हैं कम चीजें पढ़े, लेकिन जितनी बार भी रिवीजन होगा उतना ही अच्छा है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भ्रूण में न्यूरल ट्यूब रोकने के। भले आप लोगों को बुरा लग रहा हो कि मैम ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको जितनी बार ही रिपीट करेंगे, तो अगर आ गया प्रश्न तो ये आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा है ना। फोलिक एसिड गर्भावस्था में भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए आवश्यक है। और क्या होता है, अन्य क्या है, न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है इसकी कमी से। फिर है अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल फैशन का उद्देश्य क्या है? तो सस्टेनेबल फैशन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए है तेज फैशन को बढ़ावा देना, बी है पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, सी है लागत में है ना, लागत में वृद्धि करना, डी है नए डिजाइन बनाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर है ना। सस्टेनेबल फैशन जो होता है पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और नैतिक उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। और यह क्या करता है, जो नेचुरल फाइबर्स है का पुनः प्रयोग सामग्री पर केंद्रित है ना, रिसाइकिल। इसमें भी आपने जो है 3R भी पढ़े होंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, रिसाइकिल, रिड्यूस, इस तरह से ये जो है सारी चीजें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ना ही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है, सामाजिक विज्ञान में विकास का सही अर्थ क्या है ना। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे हैं केवल
आर्थिक प्रगति, बी है शारीरिक और मानसिक प्रगति, ऑप्शन सी है शारीरिक और आर्थिक प्रगति, ऑप्शन डी है हमारा समग्र विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी समग्र विकास, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी समग्र विकास। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसमें क्या देख लेते हैं, समझते हैं हम थोड़ा सा सामाजिक विकास में। सामाजिक विज्ञान में क्या है, विकास का अर्थ समग्र प्रगति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति समझ का मतलब होता है। क्या कह सकते हैं हम, जैसे समग्र विकास का मतलब ये भी हो सकता है कि सर्वांगीण विकास, है ना, सर्वांगीण विकास ये भी हम कह सकते हैं कि हर प्रकार से, है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, है ना, फिजिकली, मेंटली, ये सारी चीजें, इकोनॉमिकली, सोशली, सब चीजों से व्यक्ति मजबूत होना चाहिए ना। यह व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण पर आधारित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी समग्र विकास, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फिर अब हम चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप लोग जो है जुड़े रहिए और मिलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारे। और कल नहीं, कल तो परसों जो है हर हालत में आपको हम जो, और आप लोग उस सीरीज से हमारी जुड़िएगा जरूर। देखिए हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप उसको लाइक करिए कि कमेंट करिए, बस यही है कि अगर आप लोग थोड़ा सा कर देंगे कमेंट तो जो भी सुधार होगा। जैसे एक किसी का कमेंट था कि मैम ये किसी बुक के क्वेश्चन है कि कैसा है, तो हम आपको बताए भी थे कि किसी बुक के क्वेश्चन ये नहीं है, कहीं किसी भी पब्लिकेशन से हमने लिए, ये सारे हमने खुद जो है, मेरे पास मेरा एक बहुत मोटा सा रजिस्टर, हमने उसमें जो है कम से कम 4-5 हज़ार प्रश्न खुद से लिखे हुए हैं वन लाइनर फॉर्म में, वहीं से प्रश्न बनाते हैं। और जितना भी हमको जैसे कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया लगता है, कुछ लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम उसमें नोट करते जाते हैं और उसी तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मतलब इतना ज़्यादा हमको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, जितना समझ में आता है उतना हम कर रहे होते हैं। और फिर जो है सबसे बड़ी बात, देखिए इतने यूट्यूब चैनल सब लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, सब बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन सबका है। बट इतना जरूर मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, इन योर एग्जाम। क्योंकि जो है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप समय नहीं देंगे, माइंड डाइवर्ट होता रहेगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा है कि आप समय दीजिए। सब अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब मान के चलिए 80% इतने लोग हैं कि जिनके पास पूरे कंप्लीट नोट्स है और एक एक बार सब लोग 2-2 बार रिवीजन भी कर चुके हैं। तो इतना नहीं है, बस इतना है कि समय, देखिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, आसान हर चीज़ होती है, सिर्फ आवश्यकता होती है समय देने की। पता लगा हम बैठे हैं और सबसे ज़्यादा गृहिणियों को और ज़्यादा समस्या आ रही है, हम जैसे लोगों को है, आप लोगों को इतना है कि भाई ना इतना माइंड कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ना आप लोग कर पाएंगे इतनी चीज़ें। पता लगा बैठे हैं तो कोई आ रहा है चाय पानी, कहीं खाने की समस्या, कहीं कुछ है। सुबह का समय होता है अगर जब देर रात तक, कार्यशैली भी इतनी हमारी उसी तरह की है कि अब भाई अगर देर तक हम जग रहे हैं तो उधर सुबह मान लीजिए डेली 12-1-2 बजे तक अगर इंसान जगे तो उधर कहाँ सुबह जग पाएगा। 9 बजे तक खाना पानी खा पी करके अगर कोई सो जाए तब तो उधर सुबह जगा जा सकता है। तो ये सुबह का जो समय है हमारा अमूल्य, वो हम खो देते हैं। और अगर मान के चलिए अगर कोई वर्किंग वूमेन है या कोई कहीं पढ़ा रहा है, कुछ तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो मान लो नहीं हम 3 बजे 4 बजे उठ पा रहे हैं, तो चलो सुबह जैसे मान लो कोई फ्री है बिल्कुल, या अनमैरिड लोग तैयारी कर रहे हैं जो घर से बाहर है, जिनको सिर्फ स्टडी ही करना है, तो उनके लिए क्या है कि भाई हाँ हम जितने बजे उठे, बिल्कुल जब मन हुआ जब उठे, अपना ब्रश कर लिए, कुछ नहीं बस अपना लेकर के बैठ गए, 2-3 घंटा पहले या 1-1.5 घंटा कस के पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, फिर अपना अगला कार्य किया। लेकिन जैसे कोई परिवार में है तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बच्चे हो गया, बच्चे को टिफिन खाना पानी सब ये करके फिर दोपहर का खाना पानी करके, बस वही कहीं दोपहर में 1-1.5 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। और इसमें का मौसम इतना वो है कि दिन इतना छोटा होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद रात में फिर वही, तो सोचिए कितना समय निकालना है। लेकिन फिर भी इन सब कामों को करते हुए भी हमको बीच में समय निकालना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे अगर इतना हम समय नहीं निकाल पाएंगे तो जो पीछे का हमारा संघर्ष है वो व्यर्थ जाएगा। तो समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं के से घिरे हुए हैं और हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। लेकिन बस यही है कि जो भी मान के चलिए कुछ कर सका है या अगर उसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है किसी व्यक्ति ने, तो भाई देखिए जो कामयाब होता है
वो सब देखते हैं, उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन ये सोचिए कि उस कामयाबी के पीछे उसने कितनी रातें गुजारी होंगी बिना सोए, किस तरह से कैसे एक एक दिन भाई, क्योंकि जो है गुल्लक एक दिन में भरता नहीं है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं, तुरंत नहीं हो जाती, इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, बहुत समस्याएं हैं, और भी जीवन आसान नहीं है, उसको हमको आसान बनाना पड़ेगा, किसी भी तरह से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये सारी समस्याएं हैं। इसीलिए जो ये मेरे टॉपिक्स हैं हम आपसे बता दें, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लाए हैं। इन टॉपिक्स को आप रिवीजन करिए। सिर्फ स्पेशली हम बता रहे हैं कि जो गृहिणियाँ जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो इन टॉपिक्स, या मान के चलिए आप 15-15 टॉपिक्स ले लीजिए, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, किसी भी तरह से पढ़िए। दिन अपना नहीं है तो क्या हुआ, रात तो अपनी है, उसी में से हमको समय निकालना होगा, लेकिन पढ़ना ज़रूर होगा। ये वीडियो की शुरुआत में हमने इसलिए नहीं बताया भाई, वो क्योंकि मोटिवेशन अब वही है कि मोटिवेशन अगर करके, भले कितना भी हताशा हो मन में, कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी देर पर अगर मोटिवेशन भी करना पड़े, मोटिवेशन करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि अगर मन हताश है और हम हर 2 दिन पर थक जा रहे हैं तो फिर नहीं होगा। वास्तविकता यही है कि नहीं होगा, मोटिवेशन होना ही नहीं चाहिए। वो अंदर से इतना मजबूत हो चुके होते हैं हम लोग, जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है तो हर पल बस यही लगता है कि किसी न किसी तरह से एग्जाम हो जाए, कहीं न कहीं क्लियर हो जाए, तभी जो है योग्यता अपनी हम साबित कर पाएँगे समाज के सामने, घर परिवार के सामने। अन्यथा बस यही होता है कि पढ़ा ही नहीं होगा या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए सब लोग आशा करते हैं कि सब लोग मेहनत से अपना पढ़िए, तैयारी करिए। बस यही ख़ास बात है कि समय दीजिए अपनी पढ़ाई को, किसी भी तरह से समय निकालिए, आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए, और फिर इसके बाद जैसी भी जो है चीज़ें होंगी वो देखी जाएँगी। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।